अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक न्यू हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूएसए से स्टार्ट लेते हैं। सिलेबस के अंदर यूएसए, यूके, चाइना, तुर्की, इसके अलावा और कुछ हैं कंट्रीज़, ठीक है, ईरान, इनका हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूएसए का स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर औक़ात पेपर में आ जाता है। सही है, इससे हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए से जाने से पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अमेरिका जो है कंटिनेंट्स ये मतलब इसमें क्या क्या है। ठीक है, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले याद रखें इसके 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के। सही है, और इसमें नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आपके पास देखें कनाडा ऊपर आता है। नॉर्थ का मतलब है ऊपर वाला अमेरिका, साउथ के नीचे साउथ वाला अमेरिका। साउदर्न में मैक्सिको आ जाता है और नॉर्दर्न में कनाडा आ जाता है। ठीक है, तो मैक्सिको अलग कंट्री है, कनाडा अलग कंट्री है, लेकिन हम कंटिनेंट की बात करें तो ये पूरा अमेरिकन कंटिनेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान में है। ठीक है, तो ये तो जनरल चीज़ें थी अमेरिका के बारे में, अमेरिकन कंटिनेंट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये उसका मैप आपके सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आपने यूएस हिस्ट्री का कोर्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। ठीक है, कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1776 में, 4 जुलाई को। तो उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस अमेरिका ने हासिल कर ली थी। इसके बाद ये फेडरल कन्वेंशन है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। ये चीज़ें आपने यूएस हिस्ट्री में पढ़ी होंगी। फाउंडिंग फादर्स में जो है वो लोग थे जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को साइन किया था। थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं, सही है, ये वो जॉन एडम्स और जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है, उनकी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हिस्ट्री में। थोड़ा सा फाउंडिंग फादर्स की बात थी तो इसलिए ये दो पिक्चर जो है वो डाल ली। अब यहाँ पे तो जॉन एडम्स लिखा हुआ है, आपने कमेंट में बताना है ये कौन है। ठीक है, ये आप बताएं थोड़ा कमेंट में ये कौन है, तस्वीर किसकी है। ठीक है, अच्छा जी, हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं अमेरिका की कि वो क्या कहता है। अच्छा जी, देखें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है अमेरिका। ठीक है, और फेडरल और फेडरेशन आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था। ठीक है, कि उनके दरम्यान क्या फ़र्क है, फेडरेशन किसको कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि फेडरल का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का एक पेपर था, मतलब जिसमें इनकी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, वो आपके सामने शो कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सही से स्टार्ट लेते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखें कि अगर हम अमेरिकन कंट्री की बात करें और उनके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे हमारे पास। सही है, आपने याद रखना है 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के। नंबर 1 जो है वो है पॉपुलर सोवरेनिटी, के जो सोवरेनिटी है, ठीक है, वो बिलोंग करती है टू द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की या अलग जो कंट्रीज़ हैं हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ उनकी बात करें तो द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, लेकिन यहाँ पर जो है जो सोवरेनिटी है दैट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ अमेरिका। इसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेड पावर, आगे जाकर हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, 3 ब्रांचेज हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सारी चीज़ों को आपको मैं डिटेल से बताता हूँ, तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है चेक्स एंड बैलेंस, ये भी आगे लेक्चर में जैसे हम मूव करते हैं तो ये चीज़ आपके पास हम आ जाएगी सामने। उसके बाद है जुडिशल रिव्यू, ठीक है, और फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म दोबारा आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आप जाएँ तो वहाँ पर फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर की बात मैंने की है, वो आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। नहीं आती तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे प्रिंसिपल्स को आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल आप अपने पास ये लिख लें कि 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर अमेरिकन का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बेस्ड है। अच्छा जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। इनका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आज तक जो दुनिया में है ये कायम है और अभी तक जो है अभी चलता आ रहा है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स की आपको मैंने बात बताई थी कि बिल ऑफ राइट्स क्या है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली तरमीम जो की गई थी, अमेंडमेंट, वो बिल ऑफ राइट्स थी। बिल ऑफ राइट्स का ये मतलब है कि 10 इस तरह के उन्होंने पॉइंट्स डाले थे जो लोगों के हुकूक के साथ जुड़े हुए थे। मतलब है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है,
फ्रीडम ऑफ लिविंग हो गया, इस तरह 10 चीज़ें ऐसी हैं कि इन्होंने इंडिविजुअल सिटीज़न की जो राइट्स हैं वो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी थी, उसे कहते हैं द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ 10 अमेंडमेंट्स एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, द फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल सिटीज़न। फर्दर 17 अमेंडमेंट्स वर एडिड, टोटल 27 अमेंडमेंट्स आज तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें जो है वो अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये देखें, ये एक चार्ट आपके सामने बनाया हुआ है। देखें, आपको मैंने कहा था कि 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के 3 ब्रांचेज हैं, आप ये याद रखें। सबसे पहला जो है वो है लेजिस्लेटिव, ठीक है। उसके बाद है एग्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज़ जुडिशल, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशल। अब ये क्या चीज़ें हैं देखें, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप पाकिस्तान का या और जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं आप उनको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव को हम उर्दू में कहते हैं मुकन्नना, यहाँ पर कानून साजी होती है, सही है। कानून साजी के काम जो होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेटिव में। एग्जेक्टिव को हम उर्दू में कहते हैं इंतज़ामिया और जुडिशल को हम कहते हैं अदलिया। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में बता दूं कि लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी जो होती है ये क्या होती है। देखें, अगर हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें ना, तो उनकी जो तमाम की तमाम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका है वो 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं इस तरह जो कानून साजी करते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल पाकिस्तान की दूंगा, लेकिन आप इसी चीज़ को अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर भी अप्लाई करें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। देखें, लेजिस्लेटिव का ये मतलब है कि कानून साज इदारे या वो लोग जो कानून साजी करते हैं, ये लोग कौन से लोग हैं? ये आपके इलाके के MNAs या MPAs जो हैं आपके इलाकों से मुंतखब होते हैं, ठीक है। और ये लोग जाते हैं नेशनल असम्बली के अंदर बैठते हैं, ठीक है। और नेशनल असम्बली में ये लोग कानून साजी करते हैं। फिर जो कानून बन जाता है उस कानून को मुल्क के अंदर अप्लाई कौन करता है, उसके ऊपर अमल दरामद कौन करवाता है, ये काम होता है एग्जेक्टिव का, ठीक है, जिसको हम इंतज़ामिया कहते हैं। जैसे आपके रेंजर्स, पुलिस, ठीक है, ये इनका काम है कि जो कानून मुल्क में बना हुआ है इस कानून को इम्प्लीमेंट करें। सो दिस इज़ एग्जेक्टिव। अब जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर आपके MPAs या MNAs ने जो कानून बनाया है मुल्क के लिए, ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन करते हैं उस कानून की कि क्या वो कानून आइन के ख़िलाफ़ तो नहीं है। देखें, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल एक होटल है, ठीक है, उस होटल के अंदर लोग खाना खा रहे हैं। अब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं और उस होटल के ऊपर छापा मारते हैं। वहाँ पर लड़ाई हो रही थी होटल में, ठीक है। अब लड़ाई किस बात पर हो रही है? वो एक बंदा है, गाहक है, ठीक है, वो होटल के मालिक को कहता है कि तुमने जो रेट है ये ज़्यादा लगाए हैं, ठीक है, और असल जो रेट है वो कम है। अब ये बात फैलते फैलते लड़ाई हो गई। अब ये किस बुनियाद पर बात कर रहा है कि गवर्नमेंट ने ये रेट लगाया और तुम ज़्यादा ले रहे हो, मतलब है तुम जो चीज़ जो है ये ज़्यादा कीमत पर बेच रहे हो। देखें, इस सब चीज़ों के लिए कानून बना हुआ है होटल्स के लिए, ठीक है, एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, और वो उसने कानून बनाया है कि जितना भी नरखनामा होगा, डेली की चीज़ें होंगी, ये इस रेट पर बिकेंगी। अब वो बंदा उस कानून की बुनियाद पर मालिक को कह रहा है कि तुम ये चीज़ महंगी बेच रहे हो। अब जब यहाँ पर लड़ाई हो गई, अब क्या होगा? पुलिस आएगी। तो पुलिस क्या करने आ गई है? अब पुलिस ये करने आ गई है कि जो कानून होटल्स वालों के लिए बना हुआ है उस कानून के ऊपर अमल दरामद कराया जाए और ये बावर कराया जाए कि भाई जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है कीमत, क्या उसी कीमत पर ये लोग बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। यही सिस्टम आपने देखा होगा फूड अथॉरिटी वाले करते हैं। एक कानून दिया जाता है सब्जी वालों के लिए, सारा कुछ नर्खनामा दिया जाता है। वो कानून बना, किसने बनाया? लेजिस्लेटिव ने बनाया। अब उसके ऊपर अमल दरामद कौन कर रहा है? एग्जेक्टिव। अगर वो चीज़ें ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं तो एग्जेक्टिव, इंतज़ामिया, फूड अथॉरिटी वाले आ जाते हैं और बंदे को उठा के ले जाते हैं। ये हुआ उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये काम है एग्जेक्टिव का। अब उन्होंने ये बनाया, एक कानून जी पास हुआ कि पंजाब के जो फलाना ज़िला है उसके अंदर शराब नोशी जो है वो जायज़ करार दी गई है जी, बस पियो और आप मज़े करो। अब ये जो कानून बना तो लेजिस्लेटिव ने कानून पास कर दिया, एग्जीक्यूटिव ने उसके ऊपर कानून अमल दरामद भी शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जुडिशरी उठेगी और बोलेगी नहीं भाई, आपके आइन में शराब नोशी हराम है, आप इस तरह का कोई कानून नहीं बना सकते जो आइन के ख़िलाफ़। तो ये काम हुआ जुडिशरी का। आपको आई थिंक समझ आ गई होगी।
अब आगे जब हम लोग देखेंगे ना जो चेक एंड बैलेंस की जो चीज़ है उसमें ज़्यादा आपको इजीली समझ आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर आप ये समझें 3 इदारे हैं, द 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इनके अंदर क्या क्या है देखें, अगर लेजिस्लेटिव में बात करें ना तो लेजिस्लेटिव के अंदर कांग्रेस है और एजेंसीज़ हैं, ठीक है, कानून साजी करते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर आप प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है, उसके बाद ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट होता है और इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जुडिशरी के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं। बिल्कुल यही सिस्टम पाकिस्तान के अंदर भी होता है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी होता है। जो भी फेडरल जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उनके अंदर मोस्टली ये जो चीज़ है ये फॉलो की जाती है। कानून साज इदारे क्या करते हैं, या कानून साज जो इदारे होते हैं या जो कानून साजी करने वाले लोग होते हैं वो कांग्रेस और एजेंसीज़ हैं, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव का पार्ट है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज आती हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट आता है और कैबिनेट आता है, ठीक है। इसके बाद जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, मुल्क का सबसे बड़ा कोर्ट। उसके बाद हर स्टेट के एक अपना कोर्ट है जिसको हम लोअर कोर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी द लेजिस्लेटिव ब्रांच, इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। अब ये देखें, ये लेजिस्लेटिव आ गया, कैरिड आउट बाय द कांग्रेस, ठीक है। अब न्यू नेशनल लॉज, आपको मैंने कहा ना जो भी लॉज बनते हैं वो कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव बनाता है, ठीक है। मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वंस, देखें मॉडिफाई करते हैं, अगर एक कोई कानून बना हुआ है और ये चाहते हैं कि कानून में अंदर कोई रद्द बदल किया जाए तो वो भी कर सकते हैं। फेडरल टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग, कितना बजट होगा, ठीक है, मुल्क के लिए कितना पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, वो टैक्सिंग और स्पेंडिंग भी लेजिस्लेटिव का काम है। कॉइन मनी, कितना पैसा जो है, ठीक है, वो छापा जाएगा, ये काम भी ये करते हैं। डिक्लेयर वॉर ऑन अदर कंट्रीज़, यहाँ पर कानून साजी के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होते हैं ये मिलकर डिसीजन लेंगे कि किसी कंट्री पर अटैक करना है कि नहीं करना, ये इनका काम है। ओवरसी द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये चेक एंड बैलेंस का पार्ट है, इसको हम आगे देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रही, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, ये लेजिस्लेटिव का काम है, ठीक है। अब बिल क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। देखें जो अच्छा बिल क्या होता है उसके बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं ये कांग्रेस जो है, ठीक है। अगर हम लेजिस्लेटिव की बात करें, देखें एक इस तरह का एक इदारा है, एक ऑफिस है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट हाउस है इस्लामाबाद में पाकिस्तान का, बिल्कुल इसी तरह एक कांग्रेस है, ठीक है, एक जगह है उसका नाम है कांग्रेस और उसके 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे सारे जो लेजिस्लेटिव लोग हैं ना वो यहाँ पे बैठते हैं। बाई कैमरल बॉडी का मतलब है कि इनका जो कांग्रेस है, देखें पाकिस्तान का पार्लियामेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, मजलिस शूरा। अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं कांग्रेस, सही है। पाकिस्तान के जो मजलिस शूरा उसके 2 हिस्से, हम कहते हैं कौमी असम्बली और सेनेट। बिल्कुल इसी तरह बाई कैमरल का मतलब होता है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। बिल्कुल इसी तरह जो कांग्रेस है ना वो उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेकेंड वन इज़ सेनेट, उनका भी सेनेट है और हमारी कौमी असम्बली है और वो इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। बाई कैमरल का मतलब होता है कि 2 पार्ट्स, ठीक है, नंबर 1 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और नंबर 2 सेनेट, ठीक है, और कैपिटल वाशिंगटन डीसी ये जो है यहाँ पर मौजूद है। आई होप समझ आ रही है आपको। मतलब इस कांग्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में। यहीं पर वो लोग जो हैं सेनेटर्स बैठते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारे कौमी असम्बली में एक मेंबर ऑफ कौमी असम्बली होता है, इस तरह उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह उनका भी सिस्टम चलता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देखें, ये वो जगह है, आपने ये पिक्चर देखी होगी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। ये उनका जो है वो कांग्रेस का ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में सेनेट है, नीचे वाले पोर्शन में द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अब ये देखें 2 चैम्बर्स ऑफ कांग्रेस, यही बात आपको मैं बता रहा था, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेनेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ द लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज़ द लोअर हाउस, ठीक है, सेनेट इज़ द अपर हाउस। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हर डिस्ट्रिक्ट से एक बंदा होता है, ठीक है, और सेनेट के अंदर ईच स्टेट से 2 सेनेटर्स रिप्रेजेंट होते हैं। अब याद रखें, देखें पाकिस्तान के अंदर भी, यूएसए के अंदर, आपको पाकिस्तान का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है अमेरिका से कॉपी किया हुआ है। देखें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आपको मैंने पहले बताया था कि 50 स्टेट हैं यूएसए के। जिस स्टेट की जितनी आबादी होगी ना
जिस स्टेट की जितनी आबादी होगी इतने मेंबर्स जो हैं वहाँ से उठ के आते हैं और कौमी असम्बली में जो है वो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो है वो इलेक्ट हो के आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें जिसकी आबादी ज़्यादा हुई वहाँ से ज़्यादा लोग मुंतखब हुए, ठीक है, बड़े बड़े सूबों से बड़े बड़े स्टेट से ज़्यादा लोग मुंतखब हुए। अब ये मसला हो सकता है कि जिस सूबे के या जिस जो है इलाके के लोग ज़्यादा होंगे उनका मतलब है कि उनका असर रसूख भी ज़्यादा होगा। अब ये याद रखें, आपसे मैं बात कर रहा था बिल की। अब बिल क्या होता है? फॉर एग्जांपल असल में हम बात करते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, ये करते क्या हैं? आप ये समझें कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके MNAs MPs इनका काम क्या है? इनका काम है कानून साजी करना। कानून साजी किस चीज़ की करना? देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये कहते हैं कि भाई गैरत के नाम पर कत्ल जो है पंजाब के फ़लाने ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर कानून साजी की जाए। अब वहाँ का जो MNA होगा वो इस मसले को उठाएगा, और आपको पता है कौमी असम्बली के सेशंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर अमेरिका की बात की जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के या कांग्रेस के सेशंस होते हैं। तो हर बंदा अपने अपने इलाके के प्रॉब्लम्स को उठा के चला जाएगा कांग्रेस में, और वहाँ पर वो जो है सेशन के अंदर वो बताएगा कि यार मेरे इलाके का ये प्रॉब्लम है, मेरे इलाके का ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बलीज हैं इनका भी ये काम है, MNAs का यही काम होता है कि अपने इलाके का प्रॉब्लम्स को उठाएँ और कौमी सतह पर डिस्कस करें, लेके जाएँ। अब वहाँ पर होगा क्या? जब ये प्रॉब्लम वहाँ पर पेश होगा ना तो वहाँ पर वोटिंग होगी, और 2/3 मेजॉरिटी, मतलब 3 में से 2 हिस्से, 2/3 मेजॉरिटी से अगर कोई बात तमाम के तमाम लोग 2/3 मेजॉरिटी से उस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लें तो वो कहते हैं उसको ये बिल पास हो गया। बिल पास होने का ये मतलब होता है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि फलाना जो बिल है वो पास हो गया। अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से तमाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या द मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो बिल है ये पास हो गया। अब ये बिल जाएगा ऊपर सेनेट में, और वहाँ पर भी ये बिल जो है पेश होगा, और वहाँ से भी अगर ये पास होता है तो फिर वो कानून बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक, देखें यहाँ पर तो तादाद सबकी सेम है ना, 435 वोटिंग मेंबर्स हैं। ये देखें तो आप देख सकते हैं 435 वोटिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के लिहाज से जिस इलाके की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनकी सीटें ज़्यादा होंगी, वो आ जाएंगे। अब देखें एक इलाके से या किसी ख़ास इलाके से ज़्यादा लोग जो हैं वोट के आ जाते हैं, सही है। अब उनका तो असर रसूख ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। या एक पार्टी के लोग ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे PTI है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, या पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह। अगर इनके लोग इनको लोगों को टिकट देते हैं, आपको पता है मैंने को टिकट दिया जाता है और उस टिकट के ऊपर वो पार्टी के इलेक्शन लड़के आता है। अगर वहाँ पर किसी ख़ास इलाके के लोग ज़्यादा हो जाएं तो इसका मतलब है 2/3 मेजॉरिटी तो फिर उन्हें मिल गई ना, तो जो मुखालिफत करेंगे उनका क्या होगा? मतलब मेरा कहने का ये है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ के लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पंजाब से जो बंदा जीत गया, ठीक है, पंजाब के MNAs अगर किसी बात करते हैं तो बाकी तीनों सूबों से तो उनकी वैसी आबादी ज़्यादा है, तो वो तो बिल बन जाएगा। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सेनेट बनाया गया है। सेनेट में पॉपुलेशन के लिहाज से लोग नहीं होंगे, वहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी इक्वलिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी लोग होंगे। यहाँ से तो बिल पास हो गया, वो जाएगा सेनेट में। 50 स्टेट्स हैं, 2-2 बंदे तमाम के तमाम स्टेट से उठ के आ गए। अब वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि एक ही इलाके के लोग किसी बिल को पास ना कर दें अपनी मर्जी से, ठीक है, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये सेनेट बनाया गया है। सेम यही चीज़ पाकिस्तान में फॉलो होती है, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है। अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो लोग हैं सर 2 ईयर्स टर्म, ठीक है, 2 साल के बाद इनके दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं। सेनेट वाले जो हैं वो 100 मेंबर्स हैं और ये जाते रहते हैं आगे। अच्छा जी, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इस चीज़ को आप छोड़ दें, इस तरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाते। ये देखें जो ऊपर आपको लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये सेनेटर्स हैं। जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ पाकिस्तान की आप तस्वीर देखी होगी, ऊपर सेनेटर्स होते हैं, नीचे नेशनल असम्बली, बिल्कुल यही चीज़ होती है, ठीक है जी। हमने बात कर ली लेजिस्लेशन की, अब हम आते हैं एग्जेक्टिव के ऊपर। जो सेकंड टायर ऑफ गवर्नमेंट था ना उसकी बात करते हैं। एग्जेक्टिव में कौन कौन है? एग्जेक्टिव का पहले देखते हैं काम क्या है। इट इन्फोर्सेस द लॉज। आपको मैंने कहा ना एग्जेक्टिव का काम होता है इंतज़ामिया का, कि वो जो लॉज बने हैं
उनको इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे, ठीक है, इन्फोर्स करे उन लॉज को, ये काम है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो होता है वो इसका हेड होता है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो होता है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या चीज़ है? काबीना, उसको उर्दू में कहते हैं काबीना। काबीना देखें, आपने पाकिस्तान में भी अगर देखा होगा, एक वज़ीर आज़म है ना, वज़ीर आज़म के आस पास जो है वो कुछ मुशीर होते हैं, कुछ वज़ीर होते हैं। वज़ीर आज़म उन्हें काम देता है और फिर वो आगे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होगा और वो मिनिस्टर पूरी की पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री को चेक करेगा, वो उसका हेड होता है। तो वज़ीर दिफा, वज़ीर सनत व तिजारत, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, ये सारे जो वज़ीर हैं ना, दे आर द पार्ट ऑफ कैबिनेट, ठीक है, एंड दे आर द मिनिस्टर ऑफ देयर ओन मिनिस्ट्री, ठीक है। कैबिनेट असल में ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का जो डायरेक्टली काम करता है पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के नीचे और यूएसए में प्रेसिडेंट के नीचे, ठीक है। कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ होती हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ वो एजेंसीज़ होती हैं जो डायरेक्टली बगैर किसी ऑर्डर के एग्जीक्यूट करती हैं, एक्चुअली वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती हैं। जैसे अगर हम बात करें जो आपकी खुफिया एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनका एक अपना पैटर्न होता है, ठीक है। ये नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, उनका एक अपना पैटर्न होता है, लेकिन ओरिजिनली आपके वो कानून को लागू नहीं करती, ठीक है, जो आपके मुल्क के अंदर पास होते हैं। उनका अपना एक हिसाब होता है, ठीक है। उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं करते। उसके बाद आपको मैंने वो पिछले चार्ट में दिखाया था एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बजाते खुद जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है ना, तो वो जो ऑर्डर देगा वो भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ ओवर 4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन पीपल जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर एम्प्लॉयड हैं, या आप अमेरिका का हिसाब लगा लें। कमांड्स द मिलिट्री, जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है द प्रेसिडेंट, वो एक्चुअली द हेड ऑफ मिलिट्री होता है हमेशा, याद रखें। कमांड्स द मिलिट्री, मिलिट्री को सारे जो ऑर्डर्स हैं वो प्रेसिडेंट देता है या एग्जीक्यूटिव का ब्रांच, ठीक है। ये प्रेसिडेंट्स हैं यूएसए के, कुछ को आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये है जॉर्ज वाशिंगटन है, ठीक है, ये आपका एंड्रू जैक्सन है, ये बाराक ओबामा, अब्राहम लिंकन, ये थियोडोर रूजवेल्ट, ठीक है। कुछ प्रेसिडेंट्स हैं वैसे, ये पिक्चर्स दी गई हैं। अच्छा, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ। क्यों? बिकॉज यूएसए इज दी सुपर पावर। अच्छा जी, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसकी ड्यूटीज़ हैं, आप देख सकते हैं। ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट, ये इम्पीचमेंट का जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पीचमेंट किसको कहते हैं? इम्पीचमेंट में आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब है कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट के बारे में सुना होगा, ठीक है। वो इम्पीचमेंट किसको कहते हैं? देखें, अगर जब हम चेक एंड बैलेंस की तरफ अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे ना कोर्स में, चेक एंड बैलेंस लेक्चर में देखेंगे तो उसको ज़्यादा समझ आएगी। इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आप एग्जीक्यूटिव का जो हेड है प्रेसिडेंट, उसे कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, उस पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं कि प्रेसिडेंट जो है इसने इस तरह की कोई गलत काम किए थे और ये अभी इसके बाद प्रेसिडेंट रहने के काबिल नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। उसके ऊपर वोटिंग होती है, अगर वोटिंग कामयाब हो जाती है तो प्रेसिडेंट हट जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट, आसान अल्फाज में, ठीक है। इम्पीचमेंट का ये मतलब होता है। अच्छा जी, ये प्रेसिडेंट हाउस है आपके सामने। अच्छा, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होते हैं 4 ईयर्स, 4 साल के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। 2 टर्म्स के होते हैं, एक फाइनल टर्म होता है और एक मिड टर्म होता है, ठीक है। मिड टर्म और फाइनल टर्म। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं और फिर 2 साल के बाद, और फिर उसके बाद 4 साल के बाद जो होता है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं फाइनल, उसके बाद प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर कांग्रेशनल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जो मिड टर्म इलेक्शन है वो आपके फर्स्ट ट्यूसडे जो आएगा फर्स्ट मंडे के बाद नवंबर के, मतलब है कि नवंबर का महीना चल रहा है, पहला मंडे आया नवंबर के महीने में, उसके बाद जो ट्यूसडे आएगा मंडे ट्यूसडे, ठीक है, वो जो होगा ना वो दिन, या आप इस तरह करें, ये नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को जो है वो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कांग्रेस के इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट वोट। देखें, इलेक्टोरल कॉलेज, अगर आपको याद हो फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपको मैंने बताया था शायद, या इससे पहले, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी या डायरेक्ट वोटिंग, दूसरी होती है इनडायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास के अंदर बैठे हैं और आप अपना मॉनिटर चुनना चाहते हैं कि हमारी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव जो है CR वो कौन होगा। तमाम के तमाम लोग मिलते हैं और वो एक बंदे का मुंतखब करते हैं कि यार आज के बाद ये हमारा मॉनिटर। ये है डायरेक्ट वोटिंग। आपने डायरेक्ट वोटिंग की, 30 बंदों की क्लास थी, उन 30 ने मिलकर एक बंदे को चुन लिया, ये हुई डायरेक्ट वोटिंग। इनडायरेक्ट वोटिंग ऐसी होती है, अब 30 लोग थे, 30 लोगों ने 10-10 के ग्रुप बना लिए,
3 ग्रुप, 10-10 के 3 ग्रुप बना लिए, फिर हर ग्रुप ने एक बंदा मुंतखब किया कि, और उसने ये कहा कि यार ये बंदा हमारे ग्रुप का फ़ैसला करे, जो भी ये कहेगा हमें मंजूर है। अब आपके पास 3 लोग बन गए, 30 डिवाइड हुए और आपके पास सिर्फ 3 लोग आए और उन तीनों ने मुत्तफ़िका तौर पर एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया। अब ये है इनडायरेक्ट वोटिंग। तो याद रखें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो यूएस का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है ना, वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या काम होता है, देखें, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होते हैं ना, प्रेसिडेंट को मुंतखब किया जाता है तो हर इलाके से कुछ लोग, कांग्रेशनल इलेक्शन की बात करता हूँ, कुछ इलाके से लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यार हम जो हैं इस प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे ट्रम्प था, हिलरी क्लिंटन थी, कोई हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करता है, कोई जो है ट्रम्प को करता है। अपने अपने इलाके से लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम फलाने सपोर्टर हैं फलाने प्रेसिडेंट के, आप हमें वोट दो। तो प्रेसिडेंट जो होता है हर इलाके में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े कर देता है। फिर वो लोग, जब लोग उस बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वो लोग आगे जाके प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं। दिस इज़ इनडायरेक्ट वोटिंग, ठीक है। तो ये तरीका चलता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए यूएसए में। देखें, electoral college representing each state on the basis of combination of the number of members in the Senate and the number of members in the House of Representatives। इसका क्या मतलब है? Each state on the basis of combination of the number of members in the Senate and the number of members in the House of Representatives। दो हाउस थे ना, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में से एक एक बंदा खड़ा हो जाएगा। देखें, अगर कैलिफोर्निया की बात करें, 55 लोग यहाँ से खड़े होंगे, टेक्सास से 34 होंगे, न्यूयॉर्क से 31 होंगे, स्मॉलेस्ट स्टेट जो होगा उससे 3 बंदे होंगे, ठीक है। टोटल वोट जो है 538 प्लस 538 इज इक्वल टू 435 प्लस 100 प्लस 3। अब ये किधर से आए, ये देखें, 3 यहाँ से आए। 3 ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इस स्टेट डी जो है वो उससे आए, डीसी से, इसके अलावा जितने भी स्मॉलेस्ट स्टेट हैं उनसे आए, ठीक है। 100 किसी और से आए, 435 किसी और से आए, टोटल मिले 538। ये कुल मिलाकर ये वोट्स हैं, ठीक है। इस 538 में जो भी बंदा 270 ले लेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है इसका। अब ये देखें, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, उसके वोट्स भी ज़्यादा हैं, जिसकी पॉपुलेशन कम है उसके वोट्स भी कम है, सही है। ये 50 स्टेट्स हैं, आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। इस स्टेट की 11 है, यहाँ पर 9 है, फिर ये छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क वगैरह, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से तमाम की तमाम वोटिंग की गई है, सही है। अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अच्छा जी, ये है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात आपको मैंने बताई थी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है इनके लिए डायरेक्ट वोटिंग की जाती है। जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए डायरेक्ट वोटिंग की जाती है। फिर वो जो करते हैं प्रेसिडेंट को डायरेक्टली चूज़ करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे, मतलब जो आवाम होगी वो नहीं करेगी, वो इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करेगी हर इलाके से। फिर इलेक्टोरल कॉलेज के लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट को जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना अमेरिकन सिस्टम के अंदर, वो है द विनर टेक ऑल सिस्टम। इसको आपने समझना है, विनर टेक ऑल सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है। अब जो विनर टेक ऑल सिस्टम है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर देखें, अगर कोई ग्रुप है या कोई एक पार्टी है, अब वो पार्टी या वो ग्रुप जिस इलाके से जीत जाती है ना, मतलब अगर अंग्रेजी में आपको बताऊं, इलेक्टोरल सिस्टम इन विच अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और अ ग्रुप कैन इलेक्ट एवरी ऑफिस विद इन अ गिवन डिस्ट्रिक्ट और ज्यूरिसडिक्शन। एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर एक बंदा जीत गया, तो उस स्टेट के अंदर जितने भी कानून होंगे, जितने भी ऑफिस होंगे, वो उसी पार्टी के होंगे जिस पार्टी का बंदा जीता है। देखें, अगर समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान की बात करते हैं। एक होता है विनर टेक ऑल सिस्टम, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखें पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई, KPK में जी वो किसी और की आ गई, पंजाब में किसी और की आ गई, बलूचिस्तान में किसी और की आ गई। प्रोपोर्शनल है, जिसके जिधर ज़्यादा वोट हैं उधर का मेंबर उस पार्टी से बिलोंग करता है। उधर ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं विनर टेक ऑल सिस्टम। मतलब है कि जिस पार्टी का बंदा, जिस प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव जिस इलाके से जीता, उस इलाके में जितने भी सिस्टम्स होंगे ना, वो सारे के सारे वो जो बंदा होगा ना, वो उसका विनर होगा। ठीक है, समझ आ गई है। इसको हम प्लूरलिटी ऑफ वोटर्स भी कहते हैं। और ये देखें, जो कैंडिडेट होगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स नेशन वाइड, वो जीत जाएगा। नॉट लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन इलेक्टोरल कॉलेज, नॉट प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ आ गई है। जिसके वोट्स कम होंगे वो कहीं का भी ना रहा, ठीक है। जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसने सब कुछ जीत लिया। ये सिस्टम है। अच्छा जी, इसको छोड़ दें, ये वो एक मुआवजना किया गया है, ठीक है।
कोई क्वेश्चन है, वापस जाते हैं, ठीक है? नहीं है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में बोल दें, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आगे बढ़ते हैं हम जुडिशरी की तरफ, ठीक है? थर्ड जो पार्ट था वो था जुडिशल या जुडिशरी। अब हम बात करते हैं जुडिशरी की। देखें, जुडिशरी का क्या काम था आपको मैंने बताया था, उनका काम था लॉज को इंटरप्रेट करना, ठीक है? जो भी लॉज बने हैं उन लॉज को इंटरप्रेट करना जुडिशरी का काम था। यूज़ दम टू सेटल डिस्प्यूट्स, आपको मैंने कहा था अगर कोई मसला हो जाए, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, पुलिस आती है, रेंजर्स आता है, कोई भी मसले मसाइल हैं उनको हैंडल करना इंतज़ामिया का काम है। सुप्रीम कोर्ट, ओह सॉरी मैं उसमें गलत बता दिया। इंटरप्रेट लॉज का मतलब है कि जुडिशरी जो है वो आपके लॉज को इंटरप्रेट करती है, वो एग्जेक्टिव का काम था मसले को ख़त्म करना। डिस्प्यूट को सेटल करना ये जुडिशरी का काम इस तरह है कि वो आपके लिए जो कानून बनाया गया था उसमें अगर कोई मसला मसाइल आता है, ठीक है, या आपके कोई मुकदमा किसी ने किया हुआ है, ठीक है, हम लोग कहते हैं भी फलाने के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है, तो वो मुकदमा करना, कोर्ट के अंदर जाकर फैसला करना, मसले को हल करना, मतलब अदालत में सेटल डिस्प्यूट इन दी कोर्ट्स, ठीक है, ये जुडिशरी का काम है। सबसे टॉप पे होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे कंट्री में एक है, ठीक है, यूएसए में एक सुप्रीम कोर्ट है, और उसके नीचे जितने भी स्टेट्स हैं सब के जो है वो फेडरल कोर्ट्स हैं, लोअर फेडरल कोर्ट्स हैं, ठीक है, स्टेट कोर्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? द हाईएस्ट कोर्ट इन द यूएस, वन चीफ जस्टिस एंड 8 एसोसिएट जस्टिस, ठीक है, द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कहते हैं द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिसीजंस आर डेफिनेटिव एंड जॉब फॉर लाइफ, आप जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसकी जॉब तो होती है, पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, ठीक है, उसको कोई हटा नहीं सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी आपने बिल पास किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे या कोई भी कोर्ट कहे कि भाई आपने जो कानून पास किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, ख़त्म, वो कानून उसके बाद रिजेक्ट। वैसे तो कानून बन ही नहीं सकता, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो वो बन ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई हो इस तरह का कानून किसी जगह पर हो, कोई इस तरह का कानून पास हुआ है, किसी इदारे ने किया है, तो वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करे, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगी और उस कानून को ख़त्म कर सकती है। दैट कुड बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा जी, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अमेरिका के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद जो है 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इसके बाद ग्रेट इन्वेस्टमेंट, नो अमाउंट लिमिट, बाइंग ब्रॉडकास्टिंग टाइम अलाउड, जो करना चाहे पार्टी वो कर सकती है, उसके लिए कोई जो है वो पैसे की वो नहीं है, रोक रुकावट नहीं है, ठीक है। जो टीवी पे जितना आना चाहता है आ सकता है, कोई रोक रुकावट दोनों के लिए नहीं है, ठीक है। जियोग्राफी और रिलीजन जो है ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजिकल पोजीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के और मुल्कों के अंदर आपको पता है जो रिलीजियस होते हैं कुछ लोग, वो एक पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो रिलीजन जो है या आइडियाज़ जो हैं ये हर पॉलिटिकल पार्टी को अफेक्ट करते हैं। सेम यहाँ पर यूएसए में भी होता है। अब कुछ स्टेट्स जो हैं वो रेड स्टेट्स कहलाते हैं, कुछ जो हैं वो ब्लू स्टेट्स कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रेड को और ब्लू से, फिर ब्लू को और रेड से, या आपने अमेरिकन सिस्टम में ये देखा होगा। तो जो ब्लू कलर होगा ना वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ज़्यादा बिलोंग करेगा, जो रेड कलर होगा ना वो रिपब्लिकन से ज़्यादा बिलोंग करेगा। आप याद रखें, रिपब्लिकन ने कौन सा कलर चुना है? रेड। जब भी रिपब्लिकन पार्टी का बंदा आएगा ना वो डेंजरस बंदा होगा, मेरे लिहाज से। अब ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग शायद इससे इतफाक़ ना करें, लेकिन वो ज़्यादातर दुनिया में फड्डेबाज होते हैं, ठीक है, वो इंटरवेंशन करते हैं, ये सारा कुछ ये रिपब्लिकन पार्टी के लोगों का काम होता है। आप रेड से याद रखें, ठीक है। आइडियोलॉजीज़ क्या क्या है इनकी? रिपब्लिकन पार्टी वाले जो हैं वो ये कहते हैं प्रो फ्री मार्केट्स एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट। भाई जो जितना काम करता है ना वो उसको उतना काम करने दो, किसी को रोको नहीं। फ्री मार्केट, ठीक है, जो यूएसए के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं आने दो, जितनी चीज़ें जाती है जाने दो। लेकिन आपको पता है यूएसए ज़्यादातर इंपीरियलिज्म की बात करता है, वो और लोगों से खाम माल ख़रीद कर फिर उन्हीं के ऊपर बेचता है, इसीलिए वो यही काम करते हैं। फ्री मार्केट को कहते हैं इंक्रीज़ करो। कैपिटलिज्म आपने देखा होगा, कैपिटलिज्म किसको कहते हैं? वो आपने आइडियोलॉजीज़ का लेक्चर पढ़ा होगा ना, कैपिटलिज्म के बारे में मैंने बड़े डिटेल से बताया था, ठीक है। तो ये सारे जो रिपब्लिकन होते हैं ये फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं ज़्यादातर। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के ख़िलाफ़ होते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का क्या मतलब है? देखें, आपने देखा होगा अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है ये ज़्यादातर जो वो थे मुआहदे थे दुनिया के अंदर, ठीक है, ग्लोबल, वहाँ से निकल आया है। वो ये कहता है कि अपने लिए काम करो, बाकी दुनिया को छोड़ो, ठीक है।
वो ये कहते हैं ग्लोबल हेल्थ केयर का क्या मतलब है, कोई बंदा मरता है तो मरने दो, कोई जीता है तो जीने दो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया को छोड़ो, उनका ये काम है, ठीक है। सोशली कंजर्वेटिव है, इकोनॉमिकली लिबरल है, ये इसके की वर्ड्स हैं, ये की टर्म्स आपने याद रखने हैं। रिपब्लिकन पार्टी के लिए दे आर सोशली कंजर्वेटिव बट इकोनॉमिकली लिबरल, इनकी सारी की सारी चीज़ें पैसे के गिर्द घूमती हैं, ठीक है। ट्रंप ने क्या किया, चाइना के ऊपर पाबंदी लगा दी, भाई पैसे की हेर फेर है, उन लोगों की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, हमारे मुल्क की इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दो, पैसा मुल्क से बाहर ना जाए। अब आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक वाले की आइडियोलॉजी है फेवर्ड फार्मर्स, लेबर्स, रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, भाई गरीबों की मदद करो, ये अच्छे अच्छे काम करो, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। अगेंस्ट अनरेगुलेटेड बिजनेसेस एंड फाइनेंस, ऐसा नहीं है कि जिसके पास जितना पैसा है लगाते जाओ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, वो कहते हैं कि सब चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए, बिजनेस के ऊपर दबाव रखो, उनके ऊपर देखो, देखभाल रखो कौन क्या कर रहा है मुल्क में। इंटरवेंशनिज्म के ये खिलाफ होते हैं, आपने किसी और मुल्क में जाकर इंटरवीन नहीं करना, ठीक है, किसी के साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने। इंटरवेंशनिज्म करते हैं ये लोग, ठीक है, कभी कभी, जैसे बाराक ओबामा ने पाकिस्तान के अंदर आकर, वो आपको पता होगा ना उसामा बिन लादेन की जो कहानी थी, तो ये करते हैं। सोशली लिबरल है, इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव है, ठीक है, इनके ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो आपको मैंने कहा था चेक्स एंड बैलेंस की। अमेरिकन सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि चेक्स एंड बैलेंस का एक सिस्टम है। देखें, ये एग्जेक्टिव है हमारे पास, ये है लेजिस्लेटिव, ये है जुडिशरी। अब चेक्स एंड बैलेंस ये काम करता है कि वो गवर्नमेंट के तीनों टायर्स को देखता है और वो ये कोशिश करता है कि एक जो गवर्नमेंट का पार्ट है, जो एक टायर ऑफ गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि वो दूसरे को दबा दे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो बनाया है। अब उसमें क्या करते हैं, देखें, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का या एग्जेक्टिव का, उसका लेजिस्लेटिव के ऊपर, एग्जेक्टिव का जो लेजिस्लेटिव के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट वो वीटो कर सकता है उन लॉज को जो लेजिस्लेशन ने पास किए थे। मतलब ये हुआ कि अगर लेजिस्लेशन से कोई भी कानून बन के जाता है और वो सेनेटर्स हैं या जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स हैं वो ये चाहते हैं कि कानून बन जाए, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट को वो बात पसंद नहीं आती उनका कानून, तो वो वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब है बगैर किसी हुज्जत के वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, वो कानून ही नहीं बन सकता। तो ये एग्जेक्टिव का जो चेक एंड बैलेंस है वो है लेजिस्लेटिव के ऊपर। इसी तरह एग्जेक्टिव का जुडिशरी के ऊपर क्या है चेक एंड बैलेंस, एग्जेक्टिव का जुडिशरी के ऊपर ये चेक एंड बैलेंस है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है जजेस को, ठीक है। एग्जेक्टिव का लेजिस्लेटिव के ऊपर ये बैलेंस है कि वो लॉज जो लेजिस्लेशन ने बनाए थे वीटो कर सकता है। एग्जेक्टिव का जुडिशरी के ऊपर ये चेक एंड बैलेंस है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है जजेस को। अब हम बात करें लेजिस्लेशन की। लेजिस्लेशन की एग्जेक्टिव और जुडिशरी पे क्या चेक एंड बैलेंस है। लेजिस्लेशन के एग्जेक्टिव के ऊपर ये चेक एंड बैलेंस है कि कांग्रेस कैन पास लॉज ओवर प्रेसिडेंट्स वीटो एंड कंट्रोल्स बजट। देखें, एग्जेक्टिव का जो सदर है, ये नहीं कि वो हर बार जो है लेजिस्लेशन के बिल को जो वो वीटो करता जाए, रिजेक्ट करता जाए, नहीं, एक बार रिजेक्ट करेगा, दूसरी बार रिजेक्ट करेगा, उसके बाद जो वो लेजिस्लेशन जो है तीसरी बार जब वो करेगा ना, तो उसके वीटो को कोई भी नहीं देखेगा, वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। ये हर बार नहीं होता कि एग्जेक्टिव जो है वो उसके बिल को वीटो करता जाए और वो बिल बने ही ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम आता है कि जब एग्जेक्टिव के वीटो हुए बिल को भी पास किया जाता है। कांग्रेस कैन पास द लॉज ओवर प्रेसिडेंट्स वीटो। दूसरी बात यह है कि बजट जो है, जितना भी आपको मैंने शुरू में बताया था कि तमाम का तमाम बजट जो है, प्रेसिडेंट को या एग्जेक्टिव को कितना हिस्सा मिलेगा बजट का, पुलिस को कितना जाएगा, मिलिट्री को कितना जाएगा, ठीक है, रेंजर्स को कितना पैसा जाएगा, ये सारी अलॉटमेंट जो है वो लेजिस्लेशन करती है, प्रेसिडेंट नहीं करता, ठीक है। तो ये लेजिस्लेशन का एग्जेक्टिव के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस हुआ। अब लेजिस्लेशन का जुडिशरी के ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है, ये है कि सेनेट अप्रूव्स प्रेसिडेंट्स कोर्ट अपॉइंटमेंट्स एंड कैन रिमूव जजेस। एग्जेक्टिव ने, प्रेसिडेंट ने जो जजेस अपॉइंट किए थे ना, उनकी अपॉइंटमेंट की अप्रूवल लेजिस्लेशन से लेना ज़रूरी है, ठीक है, लेजिस्लेशन से लेना वो अपॉइंटमेंट, उसकी अप्रूवल ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि लेजिस्लेटिव ये कर सकती है कि अगर जुडिशरी में कोई जो जज है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो लेजिस्लेशन क्या कर सकती है, वो उन्हें ख़त्म कर सकती है, वो उन्हें रिमूव कर सकती है। दूसरी बात कि वो जो है प्रेसिडेंट को भी, एग्जेक्टिव को भी इम्पीच कर सकती है। आपको मैंने कहा था ना इम्पीचमेंट की बात, इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट को।
यही लेजिस्लेशन वाले अगर जजेस को रिमूव कर सकते हैं, इसी तरह प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर सकते हैं, इम्पीचमेंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जुडिशरी की तरफ। जुडिशरी के एग्जेक्टिव पर क्या चेक एंड बैलेंस है? जुडिशरी के एग्जेक्टिव के ऊपर ये चेक एंड बैलेंस है कि कोर्ट्स कैन डिक्लेयर एक्ट्स बाय प्रेसिडेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एग्जेक्टिव मैंने कहा था ना कि एग्जेक्टिव भी काम करवा सकता है, वो कोई भी लॉज इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसे लॉ इम्प्लीमेंट करता है या ऐसे ऑर्डर्स देता है जो आइन के ख़िलाफ़ हो, तो जजेस बोलेंगे नहीं भाई साहब आप जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये आइन के ख़िलाफ़ है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा। सेम यही चीज़ जुडिशरी लेजिस्लेशन पर भी अप्लाई करती है। कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये नहीं कि खुली छुट्टी या लेजिस्लेशन लॉज बनाती जाए और वो अप्रूव होते जाए, ऐसा नहीं होगा। वो जो लॉज बनाएंगे, ठीक है, और जो लॉज इम्प्लीमेंट होंगे दोनों के ऊपर जुडिशरी चेक एंड बैलेंस रखेगी कि ये आइन के ख़िलाफ़ ना जाए। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन point or the very good points, you can say a good system in the political system of USA which is known as the checks and balance। इसके ऊपर अक्सर औक़ात क्वेश्चन आता है, आपने चेक एंड बैलेंस की जो कहानी है इसको बड़े अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर कोई क्यूरी आप मुझसे पूछें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों से के साथ शेयर करें और ग्रुप्स में भी शेयर करें। ठीक है, नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से भी आप बाखबर रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।